गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज अवधेश शर्मा फ्रॉम बंसल क्लासेस ओडिशा। यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे डोपलर इफेक्ट। ठीक है, तो डोपलर इफेक्ट क्या होता है, आपने वेव को पढ़ा होगा। ठीक है, वेव के बारे में जानकारी होगी। तो ये एकदम रियल लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है। एक्चुअल में होता क्या है डोपलर इफेक्ट, आपको बुक में डेफिनेशन वगैरह मिल जाएगी, लेकिन एक्चुअल में समझने वाली चीजें समझना। देखो, मैं जो बोल रहा हूं उस पर बिल्कुल ध्यान होना चाहिए आपका, क्योंकि फिर वही बातें बोलूंगा जो आप फील करते हो। ठीक है, डोपलर इफेक्ट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी में जब भी चेंज आएगा ना, तब डोपलर इफेक्ट होगा। ऐसा कब होगा, जब सोर्स और लिसनर यानी कि ऑब्जर्वर, जब देखो आपने देखोगा ये एक इंजन है, मान लो ये इंजन है और ये आ रहा है आपकी तरफ, इसकी वेलोसिटी क्या है vs, इसको बोलेंगे सोर्स, है ना, क्योंकि सोर्स से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड। अब यहां पर आप हो प्लेटफॉर्म पर, आपने देखा होगा इंजन जब आता है आपके पास, यानी कि ट्रेन जब आती है हॉर्न बजाती हुई, ठीक है, तो पास आते आते साउंड की जो श्रिलनेस है, श्रिलनेस मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी है ना, श्रिलनेस एकदम बहुत ज्यादा, जैसे श्रिलनेस किसको बोलते हैं, एकदम बर्तन गिरते हैं ना एक साथ दम दम दम, तो क्या होता है एकदम कानों में श्रिलनेस बढ़ती है। तो उसी तरीके से अगर मान लो इंजन या फिर सोर्स आपकी तरफ आता है, तो क्या होता है, साउंड की क्वालिटी में उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है। क्यों, श्रिलनेस बढ़ती है, तो एक्चुअल में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। अब तुम कहोगे कि सर फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ती है, एक्चुअल में ये जो साउंड है, जो इंजन है, वो 500 हर्ट्ज का सपोज साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा तब भी 500 हर्ट्ज का ही करेगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि पास आते आते 500 हर्ट्ज का से बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसका फिक्स है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी फिक्स है 500 हर्ट्ज, लेकिन जैसे ही ये पास में आता जाता है, जो स्पीड है vs और जो ऑब्जर्वर है v नॉट, है ना, इसकी वेलोसिटी तो जीरो है, ये तो रेस्ट पर है, लेकिन चूंकि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच रिलेटिव मोशन होता है, तो ये साउंड फिर भी 500 हर्ट्ज का ही प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन पास आते आते इसकी फ्रीक्वेंसी इस ऑब्जर्वर के लिए बढ़ जाती है, यानी कि 500 नहीं होके 510, 520, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है। और फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या प्रोड्यूस होता है, श्रिलनेस, यानी कि साउंड की क्वालिटी में फ्रीक्वेंसी बढ़ना क्या बढ़ाता है, श्रिलनेस। और श्रिलनेस बढ़ते ही तुम्हारे को बिल्कुल पास में, जैसे जो इंजन निकलेगा बिल्कुल पास से, श्रिलनेस इतनी ज्यादा हाई हो जाएगी कि तुम्हारे ईयर ड्रम बहुत ज्यादा वाइब्रेट करेंगे और तुम्हें इनको फिंगर के थ्रू क्लोज करना पड़ेगा। और जैसे ही इंजन निकलता है और आपको क्रॉस करके दूर कहीं जाने लगता है, यानी कि ये इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर अब सोर्स क्या है, आपसे दूर जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, रिड्यूस होगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच डिस्टेंस, मतलब रिलेटिव मोशन घटने से, मतलब रिलेटिव मोशन हो रही है लेकिन ये दूर जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रिड्यूस। अभी सब कुछ समझ जाओगे आप, है ना। तो जैसे जैसे दूर जाता है कोई श्रिलनेस नहीं बढ़ती, अब तो जा रहा है, अब हम इतना साउंड सुन सकते हैं कि तो जाते हुए का फ्रीक्वेंसी घटती है, तो कोई श्रिलनेस इतना प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन जब पास आता है तब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा मेन टॉपिक कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो इसको मैं ऐसे डिस्क्राइब कर सकता हूं कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी, लास्ट में एकदम शॉर्ट फॉर्मूला और बता दूंगा जिससे काम चल जाएगा। चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स, सोर्स कौन होता है, जो साउंड प्रोड्यूस करता है, एंड लिसनर या ऑब्जर्वर, है ना, ऑब्जर्वर या फिर लिसनर सुन लो, है ना, क्योंकि लिसनर सही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं कुछ टर्म बता रहा हूं। vs को मैं किससे डिनोट करूंगा, स्पीड ऑफ सोर्स, सोर्स की जो स्पीड रहेगी, vo स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, v स्पीड ऑफ
साउंड की स्पीड कितनी रहती है? 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये साउंड की स्पीड रहेगी। सोर्स की स्पीड vs से डिनोट होगा और v नोट होगा स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर। अब यहां पर हम पढ़ते हैं फर्स्ट यानी कि जब भी रिलेटिव मोशन होगी सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच, हमेशा फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, और फ्रीक्वेंसी में चेंज आने पर ही क्या होगा? डॉपलर इफेक्ट, है ना। और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो श्रिलनेस बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो श्रिलनेस कम होगी। अब आपको तो पता ही है, जब इंजन पास में आता है तो श्रिलनेस बढ़ती है, जब दूर जाता है तो रिड्यूस होती है। तो फर्स्ट में लिख रहा हूं व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर एट रेस्ट। आपने देखा होगा, मान लो कोई माइक है इस तरीके से, वो रेस्ट पर ही रहता है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है सोर्स, है ना। और आप भी मान लो कोई रेस्ट पर ही हो यहां पर, तो ये मान लो 500 हर्ट्ज का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप भी कितने हर्ट्ज का साउंड सुनोगे? 500 हर्ट्ज का। क्यों? क्योंकि बोथ आर एट रेस्ट। जब दोनों की ही बीच जो रिलेटिव मोशन है वो क्या है? जीरो, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो जितना साउंड प्रोड्यूस करता है उतना ही साउंड वो सुनता है। तो कोई फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं हुआ, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं हुआ तो डॉपलर इफेक्ट होगा क्या? नहीं। तो नो डॉपलर इफेक्ट। तो हमेशा डॉपलर इफेक्ट के लिए क्या चेंज होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी या तो बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है, और तो कुछ नहीं होगा। सेकेंड, when source is moving towards observer, ठीक है, ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर क्या है? रेस्ट पर है, और सोर्स किधर जा रहा है? vs स्पीड से किधर जा रहा है? ऑब्जर्वर की तरफ। तो यहां पर दोनों के बीच रिलेटिव मोशन आ गई। दोनों के बीच रिलेटिव मोशन क्या है? इसकी स्पीड तो 0 है, तो क्या आ गई रिलेटिव मोशन? vs, है ना। रिलेटिव मोशन जानते हो ना, vso, वेलोसिटी ऑफ सोर्स विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो vs माइनस v0, ये रिलेटिव मोशन आ गई। पहले तो दोनों ही रेस्ट पर थे। तो अब देखो फ्रीक्वेंसी यहां पर किस तरीके से बढ़ेगी, उसको मैं डिराइव करता हूं एक बार, है ना। और डिराइव करने के बाद आपको बस डेरिवेशन एक बार देखना है, बाकी आप शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो फॉर्मूला, है ना, क्योंकि उसमें कहां प्लस लगेगा कहां माइनस लगेगा ये बड़ी टेढ़ी चीज हो जाती है थोड़ा। तो देखो ये vs है, सोर्स है, ये साउंड प्रोड्यूस करता है। सुनना समझना अच्छे तरीके से, साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है? चारों ओर। ऐसा नहीं है कि ये साउंड सिर्फ ये ऑब्जर्वर ही सुनेगा, पीछे अगर कोई और होगा तो वो भी सुनता है। तो इस तरीके से साउंड फैलता है चारों तरफ, ठीक है, ऐसे बढ़ता है, यानी कि ये ऐसे चलेगा, ठीक है। ये ऑब्जर्वर हमारा ये वाला, यानी कि ये क्या है? ये होता है कंप्रेशन। ये क्या होता है? रेयरफेक्शन। ये क्या होता है? कंप्रेशन। आपने साउंड वेव पढ़ी होगी तो उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पढ़ा होगा। कंप्रेशन वो होता है जहां पर मॉलिक्यूल की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा, और रेयरफेक्शन जहां पर डेंसिटी क्या होती है? कम। तो दो कंप्रेशन के बीच, ये सब कंप्रेशन है और इनके बीच में क्या है? रेयरफेक्शन। तो दो कंप्रेशन के बीच जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? वेवलेंथ के बराबर, है ना। ये मैं आपको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए। इस तरीके से रहता है ना, ये क्रेस्ट कंप्रेशन बोलते हैं। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? वेवलेंथ, ठीक है। तो यानी कि जैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, काफी सारे कंप्रेशन प्रोड्यूस होते हैं। तो फर्स्ट कंप्रेशन ये है, सेकंड ये है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, इस तरीके से चल रहा है। तो इसने फर्स्ट जैसे प्रोड्यूस किया तो फर्स्ट ऐसे चल रहा है। किस स्पीड से चल रहा है? v
स्पीड से। वी क्या है, स्पीड ऑफ द साउंड, वो कितनी होती है 340। यानी कि फर्स्ट कंप्रेशन जा रहा है ऑब्जर्वर की तरफ किस स्पीड से, 340 मीटर पर सेकेंड से। तो फर्स्ट कंप्रेशन इसको यहां सुनाई देगा। ये मान लो फर्स्ट कंप्रेशन धीरे धीरे यहां पर पहुंच गया, ठीक है। तो अब यहां पर सोर्स जो है वो खुद स्पीड से चल रहा है, उसकी स्पीड क्या है, वीएस। तो मुझे ये बताओ, अगर मान लो ये रेस्ट पर होता सोर्स, तो ये फर्स्ट कंप्रेशन निकालता। सेकेंड कंप्रेशन कब निकालता, जब फर्स्ट कंप्रेशन लेमडा डिस्टेंस क्रॉस कर चुका है, क्योंकि हर एक के बीच डिस्टेंस कितनी है, लेमडा। यानी कि एक कंप्रेशन के बाद दूसरा कंप्रेशन कब निकलेगा, जब फर्स्ट कंप्रेशन लेमडा डिस्टेंस कवर कर चुका है, ठीक है। फिर थर्ड कंप्रेशन कब निकलेगा, जब सेकंड वाला कंप्रेशन लेमडा डिस्टेंस कवर कर चुका है। यानी कि हर कंप्रेशन के बीच में डिस्टेंस कितनी है, वेवलेंथ के बराबर। ऐसा कब होगा, जब ये रेस्ट पर होगा, तब कंप्रेशन एक साथ जाएगा। ये फर्स्ट कंप्रेशन यहां पहुंचा तो सेकंड कंप्रेशन यहां रहेगा, थर्ड यहां पर रहेगा, ऐसा आगे बढ़ेंगे स्लोट में, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहां आ जाती है, जब ये चलने लगेगा। अब ये चलने लगेगा तो मेरी बात सुनो, जब ये सोर्स ने फर्स्ट कंप्रेशन मान लो ये यहां निकाला है ना, निकाल चुका है, और इसकी खुद की स्पीड है वीएस, सोर्स के स्पीड के बराबर है ना, वीएस। तो ये हमारा सेकंड कंप्रेशन, अगर ये रेस्ट पर होता तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होती है, लेमडा के बराबर, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये सेकंड कंप्रेशन निकालेगा, सेकंड कंप्रेशन निकालेगा, कब निकालेगा, जब फर्स्ट कंप्रेशन लेमडा डिस्टेंस कवर कर चुका है। लेकिन ये खुद, ऐसा कब होगा, जब ये रेस्ट पर होगा, लेकिन ये खुद वीएस स्पीड से चल रहा है। यानी कि इसने फर्स्ट कंप्रेशन निकाला, फर्स्ट कंप्रेशन के बाद सेकंड कंप्रेशन कब निकलता है, टी टाइम पीरियड के बाद, कैपिटल टी टाइम पीरियड के बाद सेकंड कंप्रेशन निकलता है। और इस टी टाइम पीरियड में फर्स्ट कंप्रेशन लेमडा डिस्टेंस कवर कर चुका होता है। इस चीज पर ध्यान देना, सेकंड कंप्रेशन कब निकलेगा, जब फर्स्ट कंप्रेशन लेमडा डिस्टेंस कवर कर चुका है और टी टाइम पीरियड हो चुका है, ठीक है। ऐसा कब होगा, जब ये रेस्ट पर होगा। लेकिन जब ये वीएस स्पीड से बढ़ेगा तो ये खुद भी तो थोड़ा सा आगे चल जाएगा। तो सेकंड कंप्रेशन, जो कि फर्स्ट कंप्रेशन से लेमडा डिस्टेंस पीछे निकलना चाहिए था, चूंकि ये इसकी खुद की स्पीड है सोर्स की, तो सेकंड कंप्रेशन थोड़ा सा पहले जनरेट हो जाता है, और ये लेमडा कुछ रिड्यूस हो जाता है, जिसको मैं नाम दूंगा लेमडा डैश या लेमडा अपेरेंट। आई चीज समझ में, क्यों, क्योंकि वो रेस्ट पर है तो दो कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस लेमडा है, लेकिन वो खुद चल रहा है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ने पर जो सेकंड कंप्रेशन टी टाइम पीरियड के बाद निकलने वाला था, उसी टी टाइम पीरियड में वो सोर्स कुछ आगे चला गया, तो नया कंप्रेशन यहां पर जनरेट हुआ, जो कि यहां पर जनरेट होना चाहिए था। तो यहां पर दिक्कत आ गई ना, दो कंप्रेशन के बीच जो डिस्टेंस लेमडा होनी चाहिए थी वो क्या हो गई, लेमडा डैश या लेमडा अपेरेंट, ठीक है। तो लेमडा अपेरेंट आप निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि देखो लेमडा अपेरेंट क्या होगा, लेमडा माइनस ये लेमडा में से ये डिस्टेंस कितनी कवर की है, अरे भाई ये लेमडा था, ये टोटल लेमडा है, और ये है लेमडा डैश, समझ में आ रहा है। तो ये डिस्टेंस कवर कर ली ना उसने, कितने टाइम में कवर की है, टी टाइम में, क्योंकि सेकंड कंप्रेशन टी टाइम के बाद ही निकालना था, और वो टी टाइम में थोड़ा सा आगे चला गया, कौन, सोर्स। अगर वो रेस्ट पर रहता तो वो यहीं से निकाल देता, क्योंकि वो तो रेस्ट पर है, लेकिन वो थोड़ा सा आगे चला गया, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली कितनी होगी, Vs इंटू टी। Vs इज द स्पीड ऑफ सोर्स और T इज द टाइम पीरियड, यानी कि वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो इतनी डिस्टेंस ये आगे बढ़ गया, तो लेमडा क्या हो गया, लेमडा माइनस Vs T इजिकल टू लेमडा अपेरेंट। आई चीज समझ में। अब इसको
ये तो हो गया हमारा लेमडा पेरेंट। अब यहां पर आप देखो, ये अगर इस तरीके से इसके पास आए जा रहा है वीएस स्पीड से, तो ये फर्स्ट कंप्रेशन था। सेकेंड कंप्रेशन जो कि होना चाहिए था यहां पर, लेकिन वो थोड़ा सा क्या है, ये वाला पहुंच गया इसके पास। तो ये डिस्टेंस कितनी है, लेमडा डैश, ठीक है। तो जो सेकेंड कंप्रेशन के बीच, दो कंप्रेशन के बीच लेमडा डिस्टेंस होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि अब हो गई है लेमडा डैश, क्यों, ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। अब ये लेमडा डैश डिस्टेंस बाद ही सेकेंड कंप्रेशन को गेट कर लेगा, कौन, ऑब्जर्वर, ठीक है। तो इसका टाइम वो देखते हैं। v इक्वल टू क्या होता है, एफ लेमडा, यस और नो। v इक्वल टू क्या होता है, एफ लेमडा। ये जो जानते हो ना, वेलोसिटी इक्वल टू लेमडा अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर ऑब्जर्वर के लिए बात कर रहा हूं मैं, ये सोर्स के लिए काम खत्म हो गया, क्योंकि गलती कहां से हो गई, सोर्स से। तो सोर्स से लेमडा अपरेंट जो जनरेट हुआ है वो इस तरीके से जनरेट हुआ है, ठीक है। अब यहां पर मैं ऑब्जर्वर की बात कर रहा हूं, ऑब्जर्वर या फिर लिसनर, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, वी इक्वल टू एफ लेमडा। वेलोसिटी यहां पर आती है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। बस ये दो ही चीजें ध्यान में रखने की, बाकी काम हो जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी, अच्छा, ये ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, साउंड किस स्पीड से आ रहा है इसके पास, v स्पीड से, तो ये तो रेस्ट पर है, तो v रिलेटिव क्या हो गया, v, ठीक है। ये हो गया f अपेरेंट। अपेरेंट क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लेमडा की जगह, अब इसको तो लेमडा मिल नहीं रहा ना, कौन सा मिलेगा, लेमडा अपेरेंट मिलेगा। आ रही है नहीं आ रही चीज, तो लेमडा अपेरेंट क्या है, इसको मैं नीचे ले जाता हूं, लेमडा माइनस वी एस इंटू टी इक्वल टू एफ अपेरेंट, ठीक है। इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। देखो, ये v इक्वल टू में क्या लिख सकता हूं, एफ लेमडा, नहीं तो v इक्वल टू लिख दो एफ लेमडा, और यहां पर है लेमडा माइनस इस सोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा ही रहने दो, v, अच्छा, इस लेमडा को मैं क्या लिख सकता हूं, ये तो ओरिजिनल लेमडा है ना, तो ओरिजिनल लेमडा को लिख सकता हूं v बाई एफ, ठीक है, माइनस वी एस, और t को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बाई एफ इक्वल टू एफ अपेरेंट, ठीक है। तो यहां पर f एलसीएम आ जाएगा और ऊपर चला जाएगा, तो f इंटू वी अपॉन वी माइनस वी एस इक्वल टू एफ अपेरेंट। ये आ गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। पहले तो ये बताओ डेरिवेशन समझ में आया नहीं आया। सोर्स की तरफ से गलती हुई, लेमडा चेंज हुआ, लेमडा चेंज हुआ तो v इक्वल टू होता है एफ लेमडा, तो लेमडा चेंज होने से फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, उससे मैंने क्या लिख दिया, लेमडा अपेरेंट डाला, तो यहां पर f क्या हो गया, एफ अपेरेंट, और v अपॉन लेमडा माइनस वी एस इंटू टी। इसको थोड़ा सा लेमडा को v बाई एफ लिख सकते हैं और वी एस बाय एफ, ठीक है। यहां पर मैंने सिर्फ v इक्वल टू एफ लेमडा लगाया है, किसके लिए, ऑब्जर्वर के लिए, और ऑब्जर्वर के लिए लेमडा क्या है, लेमडा अपेरेंट, ठीक है। तो वो लगाया तो एफ अपेरेंट आया, और उसको जब मैंने किया तो इस तरीके से, इतनी बात समझ में आई ना। अब यहां पर मैं सेकंड करूंगा और क्लियर हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा मैं बताऊंगा। गलती किसकी तरफ से हुई है ये ध्यान रखना, सोर्स की तरफ से, बस।
अच्छा हाँ, इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान देना। एफ अपेरेंट जो आया है ना, वो क्या है, एफ इंटू वी अपॉन वी माइनस वी एस। ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी देखो, ये तो एफ है, ये टर्म देखो v अपॉन वी माइनस वी एस, ये 1 से ज्यादा होगी ना, क्योंकि v कितना है 340, v कितना है 340 और vs मान लो 10, तो 340 अपॉन 330, तो 340 अपॉन 330 1 से ज्यादा है, और 1 से ज्यादा 1 पॉइंट समथिंग f से मल्टीप्लाई होगा, तो f अपेरेंट क्या है, बढ़ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी बढ़नी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि सोर्स पास में आ रहा है। आई चीज समझिए, तो सोर्स जब इंजन पास में आता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, श्रिलनेस बढ़ती है, कानों को क्लोज करते ही हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला जनरेट हो गया। सेकेंड, व्हेन ऑब्जर्वर मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स। अब देखो सोर्स क्या है, रेस्ट पर है, ठीक है, दिख तो रहा है, ठीक है। व्हेन ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, और ये है हमारा ऑब्जर्वर, अब ये चल रहा है किस स्पीड से, वी नॉट स्पीड से। सोर्स अपने हिसाब से कंप्रेशन निकाल रहा है, और हर एक कंप्रेशन के बीच कितनी डिस्टेंस है, लेमडा। क्यों? क्योंकि ये तो चल नहीं रहा। अगर सोर्स चलता तो लेमडा की जगह क्या आता, लेमडा डैश, लेकिन अब तो ये सही साठ अपना कंप्रेशन निकाल रहा है, हर कंप्रेशन लेमडा डिस्टेंस पर है, मतलब दो कंप्रेशन के बीच डिस्टेंस लेमडा है, और टी टाइम के बाद निकाल रहा, कोई दिक्कत नहीं है इसकी तरफ से। अब दिक्कत कहां से आ रही है, ऑब्जर्वर। अच्छा, अब जब इंजन खड़ा है और हॉर्न बजा रहा है, और जब आप उसकी तरफ रनिंग करते हो, तब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इंजन पास में आए या आप इंजन के पास जाओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो श्रिलनेस बढ़ेगी। तो यहां पर एफ अपेरेंट क्या आनी चाहिए, बढ़ी हुई। पहले वाले केस में भी क्या आई थी, एफ अपेरेंट बढ़ी हुई, लेकिन किसकी वजह से थी, वो सोर्स के मूव होने की वजह से। अब किसकी वजह से बता रहा हूं, ऑब्जर्वर के मूव होने की वजह से। अब देखो, सोर्स ने कंप्रेशन निकाले, लेमडा लेमडा डिस्टेंस की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या कर रहा है, इसने जैसे ही फर्स्ट कंप्रेशन सुना, ये वाला कंप्रेशन फर्स्ट कंप्रेशन पहुंच गया, ठीक है। सेकंड कंप्रेशन आने वाला था, जिसके बीच डिस्टेंस कितनी थी, दो कंप्रेशन के बीच लेमडा, ठीक है। लेकिन ये ऑब्जर्वर सेकंड कंप्रेशन कब सुनेगा, जब वो फर्स्ट कंप्रेशन सुनने के बाद सेकंड कंप्रेशन लेमडा डिस्टेंस कवर करेगा। सेकंड कंप्रेशन लेमडा डिस्टेंस कवर करने के बाद ऑब्जर्वर के पास आता, तब ऑब्जर्वर उस सेकंड कंप्रेशन को सुनता। लेकिन यहां पर ऑब्जर्वर खुद आगे बढ़ गया, ऑब्जर्वर खुद आगे बढ़ गया, तो इसकी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पर तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेमडा अपेरेंट कुछ नहीं है, लेमडा अपेरेंट लेमडा के बराबर है इसकी तरफ से। लेकिन ऑब्जर्वर के लिए मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया, अभी पिछली बार भी किया था, v इक्वल टू एफ लेमडा। अब यहां पर लेमडा में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। यहां पर दिक्कत किसमें है, v। ये मैंने बताया था v रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे, v स्पीड से साउंड आ रहा है, साउंड किस स्पीड से चल रहा है, v, और यहां पर चूंकि v स्पीड से चल रहा है, और सेकेंड कंप्रेशन को आने के लिए कितना डिस्टेंस जरूरी है, लेमडा। लेकिन ये लेमडा डिस्टेंस कवर ही नहीं कर पाता, उससे पहले ऑब्जर्वर कुछ आगे बढ़ जाता है, ऑब्जर्वर थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है और यहां पर आ जाता है। तो इसको लेमडा डिस्टेंस के बाद कंप्रेशन नहीं मिलेगा, उससे पहले ही मिल जाएगा। उससे पहले कैसे मिल जाएगा, तो आप v रिलेटिव का फॉर्मूला लगा दो। रिलेटिव मोशन क्या है, ऑब्जर्वर और साउंड की स्पीड के बीच v माइनस वी नॉट। आ रही है क्या बात समझ में, क्यों, क्योंकि v इधर चल रहा है, स्पीड ऑफ द साउंड, और v नॉट इधर चल रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच सॉरी, इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन कितना होगी, v प्लस वी नॉट होगा ना, है ना। दो ट्रेनें आपस में एक दूसरे की तरफ जाती हैं, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, ये a ये b, तो हम क्या कहते हैं, v a b, v a माइनस v b,
और वी ए तो पॉजिटिव है, माइनस वी बी इधर आ रही है तो वो नेगेटिव है, तो नेट क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी। आ रही क्या चीज समझ। तो इसी तरीके से वी स्पीड से साउंड आ रहा है और ऑब्जर्वर आ रहा है वी नोट से, तो दोनों आपस में, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 8। तो वी प्लस वी नोट डिवाइडेड बाय लेमडा इज इक्वल टू एफ अपेरेंट। इसी से ही काम पड़ेगा हमारा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। बस यहां पर v रिलेटिव आता है, f अपेरेंट आता है। लेमडा अगर अपेरेंट हो तो इट्स ओके, और लेमडा अपेरेंट सोर्स की तरफ से गलती होगी तभी लेमडा अपेरेंट बनेगा। अभी सोर्स की तरफ से कोई गलती नहीं है तो लेमडा सीधा सीधा आ गया, लेकिन अभी गलती किस तरफ से हुई है, ऑब्जर्वर की तरफ से। तो यहां पर मैं किसको चेंज करूंगा, v रिलेटिव को। तो यहां पर मैं इसको थोड़ा सा ये कॉपी कर लीजिएगा पॉज करके, क्योंकि यार डेरिवेशन भी तुम कर पाओगे ना। अच्छा, इस लेमडा को मैं क्या लिख सकता हूं, v इक्वल टू एफ लेमडा होता है ना, है ना। v किसका, साउंड का, फ्रीक्वेंसी, और लेमडा, तो लेमडा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, v बाई एफ। तो v प्लस वी नोट डिवाइडेड बाई v बाई एफ इज इक्वल टू एफ अपेरेंट। ये समझ में आया नहीं आया। देखो एफ अपेरेंट बढ़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि v स्पीड ऑफ साउंड। तो अपना डॉपलर इफेक्ट हो गया कि जब सोर्स रेस्ट ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तो एफ अपेरेंट बढ़ेगा, तो वो क्या आया था, एफ इंटू वी अपॉन वी माइनस वी एस। और अगर सोर्स रेस्ट पर है और ऑब्जर्वर आ रहा है इधर वी नोट स्पीड से, तो एफ अपेरेंट क्या आ रहा है, एफ इंटू वी प्लस वी नोट डिवाइडेड बाई वी। वी आपको पता है स्पीड ऑफ साउंड, वी नोट स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, और वी एस स्पीड ऑफ सोर्स। ठीक है, तो यहां पर देखो इन दोनों चीजों में, चाहे सोर्स ऑब्जर्वर के पास जाए या ऑब्जर्वर सोर्स के पास जाए, दोनों कंडीशन में फ्रीक्वेंसी क्या है, बढ़ रही है। लेकिन दोनों में फ्रीक्वेंसी बढ़ने का तरीका क्या है, इतना सा ध्यान रख लेना, क्योंकि अभी नेक्स्ट में मैं डेरिवेशन नहीं करूंगा, 2 के डेरिवेशन करा चुका हूं। जब सोर्स की तरफ से गलती होगी ना, सोर्स की तरफ से गलती होगी तो क्या अफेक्ट होगा, लेमडा अपेरेंट आएगा, है ना। और हमेशा किसमें फॉर्मूला निकालने के लिए किसमें अप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर अफेक्ट होगा, डिनोमिनेटर अफेक्ट। सोर्स की तरफ से गलती हुई तो अफेक्ट किस पे होगा, एक तो लेमडा पर, दूसरा डिनोमिनेटर पर। इतनी सी चीज ध्यान रखिएगा। और ऑब्जर्वर की तरफ से गलती हुई, यानी कि ऑब्जर्वर आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, तो उसकी तरफ से लेमडा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या अफेक्ट होगा, न्यूमरेटर। बस इतना सा ध्यान रखना। ऑब्जर्वर किसको अफेक्ट करता है, न्यूमरेटर को, और सोर्स किसको अफेक्ट करता है, डिनोमिनेटर को। बस खत्म तुम्हारा, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आके अब देखो, फर्स्ट सोर्स क्या है, सॉरी थर्ड बता रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड हो चुका है। सोर्स दूर जा रहा है वीएस स्पीड से, और रेस्ट पर कौन है, ऑब्जर्वर। सोर्स वीएस स्पीड से किधर जा रहा है, डायरेक्शन दूर जा रहा है ऑब्जर्वर से। फ्रीक्वेंसी क्या है, कम होगी, क्योंकि इंजन जैसे ही दूर जाएगा हॉर्न बजाता हुआ तो श्रिलनेस कमी तो होगी। तो यहां पर एफ अपेरेंट क्या होगा, कम होगा, पता ही चल रहा है। अब कम होगा तो एफ अपेरेंट इज इक्वल टू एफ तो लिख दो। अब यहां पर ये हमें लिखना है। गलती किसकी तरफ से हुई है, सोर्स की तरफ से। सोर्स किसको अफेक्ट करता है, डिनोमिनेटर को। तो यहां पर सीधा सीधा लिख दो v अपॉन v प्लस वी एस।
यहां पर v प्लस वीएस लगाने का रीजन ये रहा क्योंकि v अपॉन v प्लस वीएस क्या हो जाएगा, 1 से कम होगा ना, क्योंकि 340 v साउंड की स्पीड 340 प्लस मान लो ये 10 से जा रहा है तो 350, तो 340 अपॉन 350 क्या होगा, 1 से कम, और 1 से कम f से मल्टीप्लाई होगा तो f अपरेंट कम हो जाएगी ना। चीज आ रही है क्या समझ में। फोर्थ, रेस्ट पर कौन है, सोर्स, और ऑब्जर्वर को कर दो तुम v नोट स्पीड से दूर की तरफ जा रहा है तो वापस से फ्रीक्वेंसी क्या है, कम होगी, तो एफ अपेरेंट का फॉर्मूला देख लो। अच्छा अब रेस्ट है, सोर्स की तरफ से गलती नहीं हुई, किसकी तरफ से हुई है, ऑब्जर्वर की। ऑब्जर्वर किसको अफेक्ट करता है, न्यूमरेटर को, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी कम करनी है तो v माइनस वी नोट अपॉन v इंटू एफ आ रही है क्या चीज, समझिए। जब ऑब्जर्वर रिड्यूस करना चाहता है तो न्यूमरेटर में अफेक्ट करना, तो रिड्यूस के लिए v माइनस वी नोट ही लगाएंगे, v प्लस वी नोट तो लगाएंगे नहीं क्योंकि ये न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा ना। अब देखो v माइनस वी नोट अपॉन v, ये 1 से छोटा है, और 1 से छोटा है तो f से मल्टीप्लाई होगा तो f अपरेंट कम हो जाएगा। चीज आ रही है क्या समझ में। अब तुम खुद बना सकते हो। अच्छा फोर्थ, अब इसका पॉज करके बताना, सोर्स vs स्पीड से ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है और ऑब्जर्वर भी सोर्स की तरफ आ रहा है। अब दोनों फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने का काम कर रहे हैं, दोनों कौन, सोर्स भी ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है और ऑब्जर्वर भी सोर्स की तरफ जा रहा है, इंजन भी इसके पास आ रहा है और ऑब्जर्वर भी इंजन की तरफ भाग रहा है, तो दोनों चाह रहे हैं क्योंकि एफ अपरेंट ऑफकोर्स इंक्रीज होगी, एक चलता हुआ हॉर्न बजाता हुआ इंजन आ रहा है तो स्टिलनेस बढ़ेगी, तो एफ अपरेंट, अच्छा एफ अपरेंट अब बढ़ना है तो हमें बढ़ना है, तो ऑब्जर्वर की तरफ से देखो बढ़ रहा है तो क्या लिखोगे, v प्लस वी नो, ठीक है। सोर्स की तरफ से भी अफेक्ट हो रहा है तो सोर्स भी क्या चाहता है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना तो ये डिनोमीटर को करेगा ना अफेक्ट, तो डिनोमीटर को कम करेगा तभी तो ये चीज बढ़ेगी। आ रही है क्या चीज समझ लो। अब v प्लस वी नोट और v माइनस वी एस, इन दोनों का अफेक्ट 1 से बहुत ज्यादा होगा तो f ज्यादा बढ़ेगा, तो f से मल्टीप्लाई करने के बाद f अपरेंट, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, देख लो तुम करके, वैल्यू डाल के कर लेना। फिफ्थ, सोर्स इधर जा रहा है vs से, तुम खुद बना लो क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, और ऑब्जर्वर उधर जा रहा है v नोट से, तो सोर्स तो चाह रहा है फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना क्योंकि ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, लेकिन ऑब्जर्वर उससे दूर भाग रहा है, ऑब्जर्वर चाहता है उसको घटाना, तो एफ अपरेंट क्या लिखोगे, ये चाहता है रिड्यूस करना, और ये रिड्यूस कैसे करेगा, न्यूमरेटर को अफेक्ट करके, तो रिड्यूस कैसे होगा, v माइनस वी नो। ये चाहता है बढ़ाना तो बढ़ाएगा कैसे, डिनोमिनेटर को कम कर देगा, ये बन गया आपका फॉर्मूला। आ रही है चीज समझ में, क्योंकि सोर्स बढ़ाने के लिए डिनोमिनेटर को कम करता है और ऑब्जर्वर बढ़ाने के लिए न्यूमरेटर को बढ़ाता है। ऑब्जर्वर को अगर बढ़ाना हो तो इसमें बढ़ाया था तो प्लस, वो तुम्हें पता होना चाहिए। बाकी कोई भी डाउट हो पूछना, हो सकता है डाउट आए, ठीक है। तो ये तुम्हारा कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तुम उसको सोल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि तुम्हें याद करना पड़ रहा होगा प्लस माइनस कब आएगा, तो वो सारी चीजें मैंने हटा दी। चलो ये तो हो गया तुम्हारा डॉपलर इफेक्ट का काम। अच्छा डॉपलर इफेक्ट में एक चीज और है, देखो अगर मान लो ये कोई ट्रक आ रहा है, ऐसे जा रहा है, और ये है तुम्हारी कार, ये ट्रक आ रहा है, ट्रक का सोर्स मान लो इसको, और ये मान लो ऑब्जर्वर, वी नॉट स्पीड, ठीक, और ये वीएस स्पीड से चल रहा है। ऐसा पहले वी नोट मत मारो, शांति बनाए रखो, पहले इसको रेस्ट पर ही रखो।
इसको कहीं पे रखा हमने, रेस्ट पर। सोर्स आ रहा है, किधर जा रहा है, वो इधर जा रहा है। तो तुम्हें क्या करना है, अब यहां पर तुम्हारा कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है ना वो चारों तरफ ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है। तो यानी कि इस तरीके से क्रेस्ट बनकर किसकी तरफ जा रहे हैं, ऑब्जर्वर की तरफ। ठीक है, तो यहां से यहां मिलाने वाली जो रेज है, ये एंगल मान लेते हैं थीटा, है ना। ये ऐसे कंप्रेशन जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं। अब तुम यहां तो हो नहीं, तुम तो यहां रेस्ट पर। तो बस तुम्हें ध्यान रखना है कि सोर्स किसकी तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ, क्योंकि आ ही रहा है ना, उसके पास ही आ रहा है। तो एफ अपरेंट क्या है, बढ़ेगा। एफ अपरेंट बढ़ेगा तो बढ़ाता कौन है, सोर्स की तरफ। कैसे, क्या है बढ़ाने का तरीका, डिनोमिनेटर को कम करके। तो V अपॉन V माइनस VS नहीं लिखोगे आप, इतना सा ध्यान रख लेना। हमेशा अफेक्ट किस डायरेक्शन में होता है, सोर्स और ऑब्जर्वर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग। ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, तो इसके अलोंग वेलोसिटी देखना है आपको। तो वो क्या होगी, VS cos थीटा। क्योंकि ये VS है तो ये क्या हो जाएगी, VS cos थीटा। ये क्या हो जाएगी, VS sin थीटा। तो ये वाली हो जाएगी VS cos थीटा। VS cos थीटा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो सोर्स और ऑब्जर्वर को डायरेक्ट मीट कराए। पहले तुम्हारे कंडीशन में सोर्स और ऑब्जर्वर डायरेक्ट सीधा का सीधा मीटिंग हो रही थी। क्यों, क्योंकि VS चली ऑब्जर्वर की तरफ रहा था, तो तुम डायरेक्ट VS लिख रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक बारीक बात है कि हमेशा सोर्स और ऑब्जर्वर इधर भी जा सकते हैं, लेकिन तुम्हें क्या देखना है, उन दोनों को मिलाने वाली मिलाने वाली लाइन के अलोंग कंपोनेंट देखना है। आई चीज समझ में, ये आपका तैयार इसका। अब मान लो ऑब्जर्वर चल रहा है V नोट से और इसको कर लेते हैं रेस्ट पर। ये दूसरा केस है, केस फर्स्ट नोट कर लेना तुम कि सोर्स आ रहा था इधर, ऑब्जर्वर था रेस्ट पर। तो ये आंसर है। अब V नोट स्पीड से ऑब्जर्वर जा रहा है और ये केस पे है रेस्ट पर। तो अब एफ अपरेंट लिखना है। कुल मिला के ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ कुछ पास ही आ रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या है, बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को अफेक्ट करना पड़ेगा। न्यूमरेटर क्यों अफेक्ट होगा, क्योंकि ऑब्जर्वर की तरफ से गलती हो रही है। तो V प्लस आएगा क्योंकि बढ़ाना है। अच्छा, ये V नोट है, ये थीटा है, तो ये कितना है 90 माइनस थीटा। तो ये V नोट है, तो इसका अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट क्या हो जाएगा, V नोट कोस 90 माइनस थीटा, यानी कि V नोट साइन थीटा, यानी कि V प्लस V नोट साइन थीटा अपॉन V। ये आंसर आएगा किस केस में, जब V नोट चला। थर्ड केस और ले लेता हूं, VS भी चल रहा है, V नोट भी चल रहा है, दोनों आ रहे हैं। तो फिर एफ अपरेंट क्या है, नेट बढ़ेगी, सही। और ये बढ़ाने के लिए ये क्या करेगा, डिनोमिनेटर को अफेक्ट करेगा, कम करेगा, और ये बढ़ाने के लिए न्यूमरेटर को अफेक्ट करेगा, यानी कि उसको इंक्रीज करेगा। तो मैं लिख सकता हूं V प्लस V नोट साइन थीटा अपॉन V माइनस VS कोस थीटा। कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछना व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डॉपलर इफेक्ट। अब इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर दूं, कर देना चाहिए। ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, और सोर्स घूम रहा है ऐसे, है ना, VS स्पीड से, ठीक है। इस गोले के चक्कर चारों ओर लगा रहा है और ऑब्जर्वर या लिसनर यहां पर है, काफी डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये R रेडियस का VS ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट ऑफ सोर्स। सोर्स ऐसे चक्कर लगा रहा है इसके चारों।
हॉर्न बजाता हुआ और ऑब्जर्वर यहाँ है। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है ना, ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट है एफ। ए बी सी डी ई एफ। मेरे को ये बताओ ऑब्जर्वर को मैक्सिमम अपेरेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब सुनाई देगी? जब सोर्स ए पर होगा, बी पर होगा, सी पर होगा, डी पर होगा, ई पर होगा या एफ पर होगा। क्योंकि वो तो चक्कर लगा रहा है लगातार वो सर्कुलर मूव कर रहा है हॉर्न बजाता हुआ, है ना। तो उसको अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कब मैक्सिमम सुनाई देगी ऑब्जर्वर को? एफ अपेरेंट मैक्सिमम कब सुनाई देगी? जब वो ए पर होगा, बी पर होगा, सी पर होगा, डी पर होगा, ई पर होगा या फिर एफ पर? थोड़ा सोचो और फिर आंसर बताओ पॉज करके। तुम सोच रहे होंगे ए पर, क्योंकि ए पर सबसे ज्यादा पास में है, ऐसा घूम रहा है ना। या फिर डी पर, बी पर, बी पर तो दूर जा रहा है, सी पर ऊपर जा रहा है, डी पर इधर आ रहा है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम एफ मैक्स इसको कब सुनाई देगा? 8E। क्यों? तुम बोलोगे ए पर क्यों नहीं सुनाई देगा? ए पर उसकी स्पीड कैसे होगी? इधर Vs और ऑब्जर्वर तो रेस्ट पर है। इन दोनों के बीच, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग क्या वेलोसिटी है क्या कोई? अगर यहां पर तुम एफ अपेरेंट लिखना चाहोगे ए पॉइंट पर, एफ अपेरेंट एट पॉइंट ए, क्या सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहा है क्या? जस्ट उस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। क्या उधर की तरफ कोई वेलोसिटी है क्या सोर्स की? उधर होती तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता, लेकिन ये तो पूरी ही है, यानी कि Vs का कोई कंपोनेंट इधर नहीं है ऑब्जर्वर की तरफ, तो यानी कोई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज नहीं होगी। तो एफ अपेरेंट ए, एफ जो कि एक्चुअल साउंड की जो है, कोई अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। तो ए पर नो डॉपलर इफेक्ट, कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। कहां पर? पॉइंट ए पर। क्या सी पर होगा क्या? क्योंकि सी पर भी इसकी स्पीड कैसी है? Vs। क्या ये Vs स्पीड से क्या ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहा। ना ये दूर जा रहा है ना पास आ रहा है, ये तो इधर जा रहा है। क्योंकि दूर भी जाता तो इधर जाता तो काउंट हो जाता, चलो ठीक है। इधर जाता तो फिर भी काउंट होता, लेकिन इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट ही नहीं है। तो हम देख ही नहीं सकते कि ये बढ़ रही है या रिड्यूस हो रही है। नहीं हो रही है, वो तो बिल्कुल सीधा है इस पॉइंट पर। तो एट दैट पॉइंट नो डॉपलर इफेक्ट। पॉइंट ए और सी पर कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं है। अच्छा, एफ अपेरेंट मैक्सिमम 8E क्यों बोला मैंने? क्योंकि E पॉइंट पर, देखो डी पॉइंट पर भी तुम्हें लग सकता है ये इसकी तरफ आ रहा है, लेकिन डी पॉइंट पर भी इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है ना, इन दोनों को जो मिलाने वाली है, ये डी ऐसे है। अभी ई पॉइंट को हटाओ, डी पॉइंट पर ये स्पीड है Vs, तो ये ऑफकोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, लेकिन इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या होगा? ये थीटा मान लो, तो ये कितना होगा? Vs cos थीटा। तो तुम एफ अपेरेंट डी पर क्या लिखोगे? अगर वो थीटा हुआ तो सोर्स की तरफ से गलती हुई है तो V अपॉन V माइनस Vs cos थीटा इंटू एफ, ये लिखोगे। लेकिन E पर देखो आप, E यहीं का पॉइंट है, E पॉइंट यही है, और E पॉइंट पर वेलोसिटी किधर है? इसी के अलोंग हो रही है Vs। कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा, डायरेक्ट मीटिंग कराने वाली लाइन, ऑब्जर्वर सोर्स और ऑब्जर्वर को मीट कराने वाली लाइन के अलोंग ही आ रहा है पूरा Vs। किस पॉइंट पर? E पॉइंट पर। तो F अपेरेंट एट E
V अपॉन V माइनस VS। अब तुम देख लो E पर ज्यादा कि D पर ज्यादा। यहां पर कोस थीटा है, यहां पर कोस थीटा कितना है 1, कोस 0 आ रहा है क्योंकि उसी के लोग, तो E पर सबसे ज्यादा। नो डॉपलर इफेक्ट एट A एंड C। F अपेरेंट मिनिमम, अब बताओ मिनिमम किस पर होगी, F पर, B पर, D पर। ऑफ कोर्स ये F ऐसा जाएगा उस टाइम पर VS, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है इस पॉइंट पर ऐसे, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन क्या होगी। तो F अपेरेंट मिनिमम किस पॉइंट पर होगी, F पर, B पर नहीं होगी, है ना। F अपेरेंट B क्या होगा, अगर मान लो B पर ये होगी VS, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन आएगी उसमें थीटा आएगा, फिर वापस से वो आ जाएगा V माइनस V, हाँ V अपॉन V प्लस VS कोस थीटा आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि दूर जा रहा है ना। ये क्लियर कट हो गया तुम्हारा डॉपलर इफेक्ट, कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। अब बीट्स कितना टाइम हुआ, 20 मिनट का हो गया। बीट्स नेक्स्ट लेक्चर में करा देता हूँ, है ना। संडे को करवा दूंगा बीट्स, क्योंकि थोड़ा सा क्या है अच्छी तरीके से समझना है, फिर तुम्हें तो थोड़ा एग्जांपल सही सेट करा दे, है ना। अरे हो तो जाएगा, लेकिन अभी क्या है फोन की जरूरत है, या फिर करवा देता हूँ। उससे पहले मेरे को एक क्या पूछा था, कुलोम्स लॉ का वेक्टर लॉ, है ना। कुलोम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये थोड़ा सा बच्चों को परेशान कर रहा है। तो देखो ये मान लो अपना XY Z है ना, ये X है, ये Y है और ये Z है ना। Z तो ऐसे है बाहर। मान लो कोई Q चार्ज ऐसे रखा हुआ है, दूसरा Q चार्ज ये A पॉइंट पर है, ये B पॉइंट पर है ना। या फिर 1 मान लो, ये 1 है Q1 और ये क्या है Q2, ठीक है। तो Q1 और Q2 आपस में क्या है, सेम पोलरिटी का चार्ज है। तो Q2 पर फोर्स किधर लगेगा, इधर, और Q1 पर फोर्स किधर लगेगा, इधर। तो तुम्हें फोर्स लिखना है, तो फोर्स क्या लिखते हो, K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है R। R क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। R एक वेक्टर है, तो R स्क्वायर। तुमसे पूछा जाए अब ये फोर्स उधर तो लग रहा है, लेकिन इसकी तुमने बस वैल्यू बताई है, इसकी तुमने डायरेक्शन नहीं बताई है। डायरेक्शन किधर है इसकी, इधर। तो इधर है तो कौन सा है, आई कैप। तो तुम लिख सकते हो F K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आई कैप। बस ये वेक्टर फॉर्म हो गया, इसको वेक्टर फॉर्म मिलेगा। अगर तुम्हें ये आई कैप समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट बता दिया एक्स डायरेक्शन में, तो आई कैप। ये डायरेक्शन किसकी है, आर की डायरेक्शन है ना। अरे भाई फोर्स किसकी डायरेक्शन में लग रहा है, आर की डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो आर, तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू आर कैप, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है। क्योंकि आई कैप को मैं आर कैप भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि जो वेक्टर आर कैप, आर की डायरेक्शन है वही आई कैप है। अरे भाई आई कैप की डायरेक्शन और वेक्टर आर की डायरेक्शन सेम है, तो ऐसा लिखा जा सकता है। और आर कैप को मैं और क्या लिख सकता हूं, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, आर कैप को मैं लिख सकता हूं वेक्टर R अपॉन मॉडुलस ऑफ R। मॉडुलस ऑफ R यानी कि मैग्नीट्यूड। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं के Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू वेक्टर R। ये फोर्स, ये वेक्टर फॉर्म है सब, ये वाली इतनी यहां से लगा कर आता है, ये सिर्फ नेगेटिव है।
आ रही है क्या समझ? और इसको तुम ऐसे भी बता सकते हो, फोर्स ऑन 2 सेकेंड वाले पर ड्यू टू 1। पढ़ने का तरीका क्या है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो 1 की वजह से 2 पर फोर्स किधर लग रहा है? आई कैप प्लस आई कैप आर कैप। तुमसे ये पूछ लिया जाए कि फोर्स, क्योंकि एक्शन रिएक्शन है ना, ये F21 है तो ये क्या है? F12, क्योंकि F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12, क्योंकि जितना फोर्स ये 10 न्यूटन के फोर्स से अगर इसको इधर दबा रहा है तो ये भी तो 10 न्यूटन के फोर्स से इसको इधर खींच रहा है। तो अगर 1 पर पूछा जाए तो मैं कैसे लिखूंगा? फोर्स ऑन 1 2। तो क्या फॉर्मूला रहेगा? वही, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है। लेकिन पूछ लिया जाए कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो तो मैं क्या लिखूंगा? वेक्टर माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आई कैप, ऐसे लिखूंगा। अब F21 और F12 दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है। F21 उधर लग रहा है और F12 इधर लग रहा है। ये 1 पर 2 के कारण, ये 2 पर 1 के कारण, ऐसे पढ़ना है इसको। तो F12 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, माइनस आई कैप किसके अपोजिट है? आर कैप के। तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये वेक्टर आर के अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस का आर के, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं फिर माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। ये F हो जाएगा 1 2, ये F हो जाएगा 2 1। बस इसीलिए तो मैंने ये लिखा है। मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम है, F12 बराबर F21। ये वेक्टर फॉर्म हो गई कूलॉम्स लॉ की, ठीक है। दिख तो रहा है। चलो अब थोड़ा सा घुमा के कैसे आ सकता है? देखो कभी हो नहीं सकता ना सारा एक्स पे ही हो सकता है Q1 यहां पर हो और Q2 यहां पर। तो Q1 यहां से, इसका वेक्टर क्या है? R1, इसका वेक्टर क्या है? R2। अब दोनों के बीच जो लग रहा है फोर्स, वो तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन का लॉन्ग लगेगा। तो ये इसको इधर धकेलना चाहेगा F21, 2 पर 1 के कारण, और ये इसको इधर धकेलना चाहेगा F12। तो F21, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, ये क्या हो जाएगा? R12, R1 से 2 की तरफ वेक्टर है ये, ऐसे। ये R1 क्या है? ये पोजीशन वेक्टर है। R2 क्या है? ये पोजीशन वेक्टर है। तो ऐसे बन रहा है ना, ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे, ऐसे तो हो रहा है। थोड़ा सा तिरछा कर दे, ऐसे फिर ऐसे और ऐसे। तो ये R1 है, ये R12 है, और ये क्या है? R2। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R12। क्यों? क्योंकि वेक्टर को जोड़ने का तरीका तो ये वेक्टर A प्लस वेक्टर B, एक के सिर पर दूसरे का टेल रखा जाएगा। इक्वल टू क्या आ जाएगा? R2। ये रिजल्टेंट है R2। तो तुम्हें तो R12 चाहिए ना, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? अगर तुम्हें फोर्स पूछा जाएगा, 1 2 पूछा जाए या फिर 2 1 पूछा जाए, मैग्नीट्यूड बात कर रहा हूं मैं, तो क्या लिखोगे? के Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? R12 का स्क्वायर, ये वाला। तो ये वाला वेक्टर फाइंड आउट करना तुम्हें। तो R12 को तुम कैसे लिखोगे? R12 हो जाएगा R2 माइनस R1, यस और नो? R2 माइनस R1। तो बस अब इसको ऐसे जमा दो, के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का स्क्वायर। अब ये वेक्टर में लिख रहे हो तो तुम डायरेक्शन क्या है जो R12 की है? R12 क्या, और ये हो जाएगा फोर्स तुम्हारा किसमें? तो ये F21 है,
F12 पूछे तो क्या हो जाएगा, माइनस का के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R12। क्या माइनस लगा दो क्योंकि ये उसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, चलो बीट्स भी करवा देता हूं। देखो थोड़ा सा समझ लो बीट्स क्या होता है, घर में भी ट्राई कर लेना, फोन तो तुम्हारे पास होंगे ही सही, है ना। बीट्स का सबसे बढ़िया यूज कौन करता है, हनी सिंह है। क्या साउंड है, क्या बीट्स बज रही है, जानते ही बीट्स क्या है। देखो क्या होता है, दो सोर्स है, एक S1 है और एक है S2। दोनों सोर्स के फ्रीक्वेंसी यानी कि F1 और ये कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, F2 फ्रीक्वेंसी का, और ये कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, F1 का। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है F1 और F2 के बीच, वो अप्रोक्सीमेट 10 है ना, तब तक आपको बीट सुनाई देगी। 10 के बाद बीट सुनाई नहीं देगी। उसका क्या रीजन है, यानी कि दो बीट के बीच डिफरेंस कितना है, 10 का। तो ये आपको सुनाई देगा, यानी कि इससे नीचे ही होना चाहिए अप्रोक्सीमेट। F1 माइनस F2 शुड बी लेस देन 10, है ना। तब तक आप तब आप दोनों के बीच क्या करोगे, बीट्स सुनाई देगी। बीट्स सुनना है ना तो दो फोन लेना, एक पापा का ले लेना, एक मम्मी का ले लेना, और यूट्यूब में जाके लिख लेना कोई सा भी 405 हर्ट्ज साउंड करना, इसको प्रैक्टिकल मजा आएगा। और दूसरा लगा लेना 410 हर्ट्ज साउंड। दोनों साउंड पहले 405 को सुनना, फिर इसको बंद करना, किसको चालू करोगे, 410 को सुन ले। अब दोनों को एक साथ ऑन करना, तो दोनों में आएगा बीट्स। वो बीट्स आपको फील देगी कि हाँ हम एक्चुअल में बीट्स सुन रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 5 हर्ट्ज का। तो तुम 6 का भी कर सकते हो, 411 का सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 415 का भी सुन लेना। तो डिफरेंस कितना है, 10 हर्ट्ज का। तो उन दोनों बीट्स में डिफरेंस समझ में ना, बार बार उसको चेंज करना। 402 करोगे, फिर 410 है ना, 402 और 410, तो 8 बीट सुनाई देगी 1 सेकेंड में, क्योंकि डिफरेंस कितना है, 8। ठीक है, तो वो बीट्स एक्चुअल में तुम सुन पाओगे, तो मजा आएगा इसमें करना। अच्छा, तो इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा अभी, शायद क्वेश्चन देखते हैं, अभी पढ़ते हैं। देखो मान लो होता क्या है, ये एक होता है प्रोंज, है ना, इस पर मार्किंग रहती है 400 हर्ट्ज, कुछ भी रह सकता है। मतलब इसको जब तुम रबर पेड पर स्ट्राइक करोगे ना, तो ये इस तरीके से वाइब्रेट होंगे इधर और इधर। तो यानी कि ये जो साउंड प्रोड्यूस करेगा कितने हर्ट्ज का करेगा, 400, क्योंकि इस पे मार्किंग है 400 हर्ट्ज, ये 400 हर्ट्ज के साउंड प्रोड्यूस करेगा। और तुम्हारा दूसरा कोई सोर्स है ना, बढ़िया म्यूजिक सिस्टम है, वो 402 हर्ट्ज का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 हर्ट्ज का। तो यानी कि बीट्स कितनी हो जाएगी, एम्बुलेंस का जो साउंड होता है ना, वो बीट्स ही है। ये सब तुम खुद सुन लोगे, अभी जो मैंने बताया ना, अपना आप ही तुम्हें वो साउंड वेरिएशन सुनाई देगा। तुम सोचोगे एम्बुलेंस आ गई। दोनों को एक साथ ऑन करना, पहले सिंगल सिंगल सुन लेना, दोनों को अकेले अकेले, फिर दोनों को एक साथ सुनना, बीट सुनाई देगी। ठीक है, तो ऐसे होता है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, समझ में तो आ गया फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस। हाँ, वो क्या करेगा, वो इसको हटा देगा, बोल देगा एक प्रोंज है, इसको मैंने रबर पेड पर मारा, कितनी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की, 400 हर्ट्ज, और एक सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी अननोन है, उसके साथ मैच कराया, इसकी फ्रीक्वेंसी अननोन है, नहीं पता एफ, लेकिन इसको इसके साथ मैच कराया तो बीट कितनी आई, 2।
तो तुम समझ जाओगे कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी या तो 402 होगी या फिर 398 होगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है साउंड 398 पर साउंड प्रोड्यूस करे तो 398 और 400 के बीच भी बीट्स 2 आ रही है, और 402 और 400 के बीच भी बीट 2 आ रही है, लेकिन हम ये पता नहीं कर पा रहे थे कि सोर्स 402 पर है या 398 पर है। तो वो तो दोनों ऑप्शन देगा। तो अभी उसका क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, उसने अभी सिर्फ इतना बोला है कि ये प्रोंज है 400 हर्ट्ज का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, एक सोर्स है जो अननोन फ्रीक्वेंसी का है, उसके साथ उसको मैच कराया जाता है तो बीट प्रोड्यूस होती है 2। ठीक, यहां तक ठीक था। तो हमें ये पता लग गया कि आंसर या तो 402 है या 398 है। अब वो क्वेश्चन को आगे बढ़ाएगा कि इस पर हमने क्या कर दी, वो बोल देगा इस पर हमने क्या कर दी, वैक्सिंग, वैक्स लगा दिया, तो मोम इस पर लगा दिया, तो इसका मेटल क्या हो गया, इसको मोम लगा दोगे तो इसका मेटल क्या हो गया, हाई, मतलब थोड़ा सा हेवी हो गया। अब जब तुम इसको बजाओगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम होगी, ये क्योंकि तुमने इसके साथ थोड़ा सा वैक्स लगा दिया, तो अब ये 400 हर्ट्ज से बढ़ेगा तो नहीं, क्योंकि वैक्स लगाने के बाद थोड़ा सा हेवी हो जाता है मेटल, तो इसका वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, कम, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम, कुछ कम ही हो जाएगी, लेकिन 400 तो नहीं रहेगी जितनी भी है। लेकिन वो बोलता है कि जब हमने इसको वैक्स लगा दिया है, वैक्स लगाकर स्ट्राइक किया और फिर सोर्स के साथ मैच कराया, तो बीट कितनी मिली, बीट मिली 3। जब नॉर्मल था तो बीट मिली 2, तो हमें आंसर या तो 402 था या फिर 398 था। जब इस पर वैक्स कर दी और फिर स्ट्राइक करवाया, फिर मैच करवाया, तो बीट कितनी हो गई, 3। तो बीट हो गई 3, यानी कि अब ये जो सोर्स है, ये जो 400 है, यानी कि 400 और सोर्स के बीच 3 का डिफरेंस लाना है। तो 3 का डिफरेंस क्या आएगा, क्योंकि अगर इसका कम होगा तो वो होगा 399, क्योंकि वैक्स लगाई ना, तो 399 और 402 में डिफरेंस कितना का आ रहा है, 3 बीट का, यानी कि करेक्ट आंसर क्या है, ये 399 और 398 में कितनी बीट आ रही है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो हमारा करेक्ट आंसर मिल गया। इस चीज को दोबारा सोचना, क्यों, क्योंकि तुमने वैक्सिंग करी, वैक्सिंग करने से इसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होगी, तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होने के बाद बीट कितनी आ रही है, 3, तो यानी कि 399 का या तो 402 के साथ मैच कराएं, 402 के साथ मैच कराने से आंसर आ रहा है 3, 398 के साथ आंसर नहीं आ रहा, तो आंसर क्या है 402, क्योंकि हम दोनों इन दोनों में तो कंफ्यूजन थे, 402 में और 398 में। ठीक है, हो सकता है एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना, क्योंकि नहीं आता है ना ये, व्हाट्सएप पर पूछ लेना, बाकी बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, रिपीट भी कर दूंगा। ठीक है, ये तो हो गई वैक्सिंग। अच्छा, दूसरा होता फाइलिंग, इसको घिस दो, इसको घिस दोगे तो हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, फिर रबर पेड पर मारोगे तो लाइट रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या बढ़ेगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वापस से ऐसे क्वेश्चन अराइज होंगे। अब ये आज के लिए बहुत है ना, ज्यादा हो जाएगा लेक्चर, कितने का हो गया, 36 का हो गया है ना, और कल हो गया था 27, बहुत है। चलो ठीक है, थैंक यू।